नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्ट्री रागा पर। दोस्तों, इतनी देर से स्टोरी लाने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है। हालाँकि ये उथल-पुथल धीरे-धीरे शांत हो रही है और अब मैं पहले की तरह रेगुलर कहानियाँ लाना शुरू करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। मैं ये सब कैंपिंग से घर लौटने के पूरे 3 हफ्ते बाद लिख रहा हूँ और सच कहूँ तो आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। हर बार जब मैं उसके बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे डार्टमोर की वो सड़ी हुई हवा फिर से मेरे आसपास फैल गई हो। जब मैं अपनी कैंपिंग ट्रिप बीच में ही छोड़कर अचानक घर वापस आया था, तो मैंने अपनी फ्लैटमेट प्रिया को बस इतना कहा था कि मौसम अचानक बेहद ख़राब हो गया था और तेज़ बारिश ने पूरी कैंप साइट को कीचड़ में बदल दिया था। उसने बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान ली क्योंकि डार्टमोर में कई दिनों तक होने वाली बारिश और ऐसे तूफान जो लोगों को बीच रात टेंट छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, आम बात थे। हालांकि सच्चाई सच्चाई कुछ और ही थी। मैं वहाँ से इसलिए नहीं लौटा क्योंकि मौसम ख़राब था। मैं वहाँ से इसलिए लौटा था क्योंकि वहाँ मैंने कुछ ऐसा देखा या शायद महसूस किया जो इंसान बिल्कुल नहीं था। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जिन्हें कैंपिंग का शौक होता है। मैं डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करता हूँ। मेरा ज़्यादातर दिन लैपटॉप की स्क्रीन घूरते हुए और जूम कॉल्स पर अपने बॉस और कॉलीग के साथ कभी ख़त्म न होने वाली मीटिंग्स में गुजरता है। ब्रिस्टल में मेरा एक छोटा सा 2 बेडरूम का फ्लैट है जिसमें एक महंगी एक्सप्रेसो मशीन है और एक इतना आरामदायक सोफ़ा है जिस पर मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिताता हूँ। मेरे लिए परफेक्ट वीकेंड का मतलब जंगलों में भटकना नहीं है, बल्कि पर्दे बंद करके नेटफ्लिक्स पर कोई सीरीज़ देखना है। सच कहूँ तो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आउटडोर एडवेंचर के नाम पर 2019 में एक टफ मर्डर रेस की थी। उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं फिर कभी कीचड़, बारिश या खुले मैदानों के बीच रात नहीं बिताऊंगा। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि मैंने अकेले डार्टमूर में 1 हफ्ते की वाइल्ड कैंपिंग ट्रिप पर जाने का फैसला किया, तो मेरा यकीन कीजिए, ये मेरे लिए बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। करीब 1 साल से मैं धीरे धीरे भीतर से उदास होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस के वॉशरूम में बैठकर रोता था या दुनिया से हार मान चुका था। बस ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक मशीन बन गया हूँ जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं है। बस सुबह उठो, काम करो और फिर सो जाओ। मेरी थेरेपिस्ट काफ़ी समय से कह रही थी कि मुझे कुछ दिनों के लिए शहरी दुनिया से दूर जाना चाहिए, एक ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन मैं हर बार उसकी सलाह को अनसुना कर देता था। फिर जुलाई की एक शाम मैं ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठा था। शाम के 7 बज चुके थे। मैं वही सैंडविच खा रहा था जिसे मैंने दोपहर में खरीदा था और काम के चलते उसे खाना ही भूल गया था। उसी पल अचानक मेरे मन में ख्याल आया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बस कहीं दूर जाना होगा जहाँ ना नेटवर्क हो, ना लोग हों और मुझे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ना पड़े। उसी रात मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। मैंने यूट्यूब पर डार्टमोर में कैंपिंग के कई वीडियोस देखे, डार्टमोर नेशनल पार्क की गाइडलाइंस पढ़ी, कहाँ टेंट लगाना सही होगा, कहाँ टेंट नहीं लगाना है। मैंने सारी जानकारी इकट्ठा की। फिर मैंने एक अच्छा सा 2 लोगों का टेंट खरीदा जिसकी वाटरप्रूफ रेटिंग भी बहुत अच्छी थी। साथ में 5 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए बना एक स्लीपिंग बैग भी लिया। गर्मियों में भी डार्टमोर में रातें काफ़ी ठंडी हो सकती थी। यहाँ तक कि मैंने टेंट की जिप के लिए एक छोटा सा लॉक भी खरीदा। मैंने कहीं ऑनलाइन पढ़ा था कि अगर आप अकेले किसी सुनसान जगह पर कैंपिंग कर रहे हो तो टेंट को लॉक रखना बेहतर होता है। उस वक्त मुझे ये थोड़ा बचकाना लगा, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो शुक्र मनाता हूँ कि मैंने वो ताला खरीदा था। अगस्त के पहले शनिवार मैं ब्रिस्टल से कई घंटों की ड्राइव करके डार्टमोर पहुंचा। सफ़र के दौरान मैं लगातार यही सोचता रहा कि वहां पहुंचते ही शायद मेरा स्वागत काले बादलों, ठंडी हवाओं और किसी डरावनी फिल्म जैसे मौसम से होगा। लेकिन डार्टमूर बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने कल्पना की थी। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जिसने मुझे चौंकाया वो थी वहाँ की खामोशी। यहाँ दूर दूर तक फैले खुले मैदान थे और सूखी घास पर धीमी हवा की सरसराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर आसमान भी बिल्कुल साफ था जिसमें शाम की हल्की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। मैंने अपनी कार नज़दीकी पार्किंग एरिया में छोड़ी और करीब 1.5 मील पैदल चलकर एक चट्टानी उबार के पास अपना टेंट लगाया। वहाँ से आसपास का पूरा इलाका दिखाई देता था। टेंट लगाने के बाद मैंने एक सिंपल सा बर्गर खाया। हालांकि खुली हवा और पूरे दिन की थकान की वजह से वो बर्गर उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था।
सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूब रहा था। हवा और ठंडी होने लगी थी और आसमान में एक एक करके तारे दिखाई देने लगे थे। उस रात मैंने पहली बार सच्ची खामोशी महसूस की थी। शहरों में इस तरह की खामोशी कभी नहीं होती। रात में भी ट्रैफिक या किसी के कमरे से आती हल्की सी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे ऐसी ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी। कैंपिंग की पहली 2 रातें बिल्कुल परफेक्ट रही। मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। दिन में मैं लंबी वॉक पर निकलता, तस्वीरें खींचता, बेस्वाद लेकिन संतोष देने वाला खाना खाता और फिर वो नॉवल पढ़ता जिसे शुरू करने का इरादा मैं पिछले 2 साल से टालता आ रहा था। दूसरी शाम में कॉफ़ी का मग लेकर अपने टेंट के बाहर बैठा रहा और आसमान को रंग बदलते हुए तब तक देखता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। मुझे पहली बार एहसास हुआ जैसे मैं फिर से इंसान बन गया हूँ। फिर जब तीसरी रात आई तब धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। उसी रात मुझे पहली बार वो अजीब आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे नहीं पता तब कितना वक्त हुआ होगा। कैंपिंग के दौरान मैंने जानबूझकर फ़ोन देखना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन शायद आधी रात के बाद का समय रहा होगा। मैं आधी नींद में था जब वो आवाज़ आना शुरू हुई। पहले मुझे लगा शायद कोई जानवर होगा। ब्रिस्टल में मैंने कई बार रात में लोमड़ियों की आवाज़ें सुनी हैं। लोमड़ियाँ ऐसे चीखती हैं जैसे कोई इंसान डरावनी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये आवाज़ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। ये आवाज़ कहीं ज़्यादा भारी थी, लंबी थी और इसमें कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ कुछ कह रही हो। मैं टेंट के भीतर बिल्कुल शांत लेटा रहा और उस आवाज़ को सुनता रहा। वो आवाज़ 3 या 4 बार सुनाई दी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई कुत्ता होगा या शायद कोई ऐसा जानवर होगा जिसकी आवाज़ मैं पहचानता नहीं था। मैं शहर में पला बड़ा इंसान हूँ, इसलिए जंगली जानवरों की आवाज़ों के बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है। आखिरकार मैंने खुद को समझाया और दोबारा सो गया। अगली सुबह जब मैं घूमने निकला तो वो आवाज़ बार बार दिमाग में लौटती रही। चौथे दिन मैं अपने कैंप से कहीं ज़्यादा दूर निकल गया। डांटमोट दूर से देखने पर खाली सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके भीतर चलते जाते हैं ज़मीन अपने रास दिखाने लगती है। करीब 40 मिनट चलने के बाद सबसे पहले मुझे एक कंपास मिला। वो रास्ते से थोड़ा हटकर एक सपाट पत्थर के पास पड़ा था। वो कोई सस्ता कंपास नहीं था, वो एक लाल रंग की मजबूत बॉडी वाला महंगा और प्रोफेशनल कंपास था। मैंने उसे उठाया और चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने मन ही मन सोचा, जिसका भी ये कंपास है वो इसे खोकर पागल हो रहा होगा। फिर मैंने उसे जैकेट की जेब में रख लिया। सोचा वापस जाते हुए इसे जमा करवा दूंगा। करीब 20 मिनट चलने के बाद मुझे फिर से एक और सामान मिला। इस बार मुझे एक सिंगल जूता मिला। वो बिल्कुल सीधा रखा था, जैसे किसी ने उसे पैर से उतारा हो फिर वापस पहनना भूल गया हो। हालांकि अजीब बात यह थी कि जूते के फीते खुले हुए नहीं थे। मैंने एक बार उसके चारों तरफ घूमकर देखा। मुझे नहीं पता मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसका एक फ़ोटो लिया और आगे बढ़ गया। करीब आधा मील और उत्तर की तरफ जाने पर मुझे एक बैग मिला। वो 2 चट्टानों के उभार के बीच पड़ा हुआ था। नेवी कलर का वो बैग दूर से ही नज़र आ रहा था। मैं उसके पास झुककर बैठ गया और किसी तरह का कोई नेम टैग ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई। सोचा शायद जिसका ये बैग हो वो कहीं आसपास ही हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने बैग को हाथ लगाकर देखा तो उस पर सुबह की ओस जमी हुई थी। मतलब साफ था कि यह बैग रात से ही यहाँ पड़ा हुआ था। मैं कुछ पल तक सोचता रहा कि बैग खोलना चाहिए या नहीं। फिर मैंने खुद को समझाया कि ये किसी की निजी चीज़ है और इसे खोलना ठीक नहीं होगा। मगर फिर मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई और मैंने बैग की जिप खोल दी। अंदर कपड़े थे, एक रोल किया हुआ स्लीपिंग बैग था और एक गैस कैनिस्टर था, लेकिन खाना नहीं था। बैग में ना फ़ोन था, ना वॉलेट और ना ही कोई आईडी। बैग में कैंपिंग के लिए ज़रूरी लगभग हर चीज़ थी, मगर टेंट गायब था। मैं धीरे से खड़ा हुआ और उस सुनसान मैदान को देखने लगा। चारों तरफ बस खालीपन था। मैं खुद को लगातार समझाता रहा, शायद उन्होंने कहीं और टेंट लगाया होगा, शायद किसी वजह से बैग यहाँ छोड़ दिया हो। मैं खुद को तसल्ली देने के लिए मन ही मन कहानी बना रहा था। उसके बाद मुझे फिर और कुछ नहीं मिला। मैं वापस अपने टेंट में लौट आया, दोपहर का खाना बनाया और कोशिश की कि उन 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचूं। जब मैं उस रात टेंट के अंदर सो रहा था तब एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आँख खुल गई। पहले मुझे लगा शायद कोई सपना था, लेकिन फिर वही आवाज़ दोबारा आई।
वो किसी जानवर की आवाज़ लग रही थी, या शायद किसी ऐसी चीज़ की जो सिर्फ दूर से जानवर जैसी सुनाई देती हो। आवाज़ टेंट के बहुत करीब आ रही थी। वो चीज़ टेंट से मुश्किल से 2-3 फीट दूर रही होगी। जो भी वो चीज़ थी, उसका वज़न बहुत ज़्यादा था। हर कदम के साथ ज़मीन हल्की सी कांपती महसूस हो रही थी। मैं स्लीपिंग बैग के अंदर किसी लाश की तरह पड़ा रहा। हिलने की हिम्मत तक नहीं हुई। भारी कदमों की आवाज़ कभी मेरे पीछे से आती तो कभी मेरे पैरों की तरफ से। ये सब कम से कम 45 मिनट तक चलता रहा। फिर अचानक कदमों की आवाज़ बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद वो आवाज़ टेंट के सिराने से आई। मैं टेंट के दूसरी तरफ से उसकी सांसें सुन सकता था। उसकी हर सांस के साथ टेंट का कपड़ा हल्का सा हिल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा खून जमा दिया। अचानक टेंट की दीवार धीरे धीरे अंदर की तरफ दबने लगी, जैसे बाहर से कोई विशाल चीज़ अपना वजन टेंट पर डाल रही हो। कपड़ा मेरी तरफ इतना झुक गया कि बस कुछ इंच की दूरी रह गई। कुछ सेकंड तक टेंट पर दबाव बना रहा। फिर धीरे धीरे वो चीज़ पीछे हट गई। उसके बाद कदमों की आवाज़ फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो टेंट से दूर जा रही थी। बाकी पूरी रात मैं हाथ में टॉर्च पकड़े सीधे बैठा रहा। आंख लगातार टेंट के दरवाजे पर टिकी रही। जब बाहर हल्की रोशनी होने लगी, तब मैंने बहुत धीरे से टेंट का सिप थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। बाहर कुछ भी नहीं था। उस पल मैंने वापस लौटने के बारे में सोचा था और लगभग फैसला कर ही लिया था। लेकिन दिन की रोशनी में पिछली रात की घटना उतनी भयानक नहीं लग रही थी। मैंने खुद को समझाया कि वो बस कोई जंगली जानवर रहा होगा, ऐसा जानवर जिसे मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि मुझे डार्टमोर के वन्य जीवन के बारे में कुछ खास पता नहीं था। मैंने किसी तरह खुद को वहीं रुकने के लिए मना लिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। आधी रात के करीब मुझे टेंट की जिप की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेंट की जिप को पकड़कर नीचे से ऊपर की तरफ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैं कब एक झटके में सीधा बैठ गया, मुझे खुद पता नहीं चला। मैंने तुरंत पास रखी टॉर्च उठा ली। सोने से पहले मैंने खुद अपने हाथों से वो छोटा कॉम्बिनेशन वाला लॉक दोनों जिप में फंसाया था। जिप मुश्किल से 3 इंच ऊपर गई होगी और फिर रुक गई। ताला अटक गया था। कुछ सेकंड तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर जो भी चीज़ बाहर थी, उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसने पहले से ज़्यादा ताकत लगाई। टेंट का दरवाज़ा झटके से तन गया, जैसे बाहर कोई उसे पूरी ताकत से खींच रहा हो। मेरी टॉर्च की रोशनी सीधी टेंट के दरवाजे पर पड़ रही थी, और टेंट के पतले कपड़े के उस पार जो परछाई दिखाई दे रही थी, उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। वो इंसान नहीं था। उसका शरीर अजीब तरीके से झुका हुआ था, जैसे उसकी हड्डियां गलत जगहों पर मुड़ी हुई हों। उसका शरीर इतना लंबा लग रहा था कि कुछ पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसके हाथ, हे भगवान, वो इतने लंबे थे कि उनकी उंगलियां टेंट के कपड़े पर मकड़ी के पैरों की तरह फैल रही थी। हर उंगली अस्वाभाविक रूप से पतली थी, और उनकी गांठें ऐसे उभरी हुई थी जैसे त्वचा के नीचे टूटी हुई हड्डियां हिल रही हों। टॉर्च की रोशनी में मैं साफ देख पा रहा था कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे वो टेंट के दूसरी तरफ मुझे महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक कहीं दूर से वही लंबी, दर्द से भरी हुआ की आवाज़ गूंजी। उसी पल टेंट का दरवाज़ा खींचना बंद हो गया। कुछ सेकंड तक बाहर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे टेंट की छत नीचे दबने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ रही हो। टेंट का कपड़ा मेरे सिर से बस कुछ इंच ऊपर झुक गया था। टेंट के पोल हल्के हल्के कांप रहे थे। दबाव धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर से सरकता हुआ पैरों की तरफ बढ़ने लगा। हर इंच के साथ टेंट की छत और नीचे झुक रही थी। मैं स्लीपिंग बैग के अंदर जकड़ा पड़ा था, सांस तक नहीं ले रहा था। फिर अचानक वो चीज़ ठीक मेरे ऊपर रुक गई, और उसी पल मुझे टेंट के कपड़े के पार से उसकी सांस सुनाई दी। उसकी हर सांस के साथ एक अजीब सी बदबू टेंट के भीतर भर रही थी, जैसे गीली मिट्टी में कोई जानवर कई दिनों से सड़ रहा हो। फिर अचानक टेंट से पूरा वजन हट गया। बाहर घास दबने की आवाज़ आई, और उसके बाद भारी कदमों की धीमी आवाज़ अंधेरे में दूर जाती चली गई। मैं सुबह 4 बजे तक पीठ टेंट की दीवार से सटाए और हाथ में जलती हुई टॉर्च पकड़े बैठा रहा। फिर मैंने सामान पैक करना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी में मैं चीज़ें बस जैसे तैसे बैग में ठूस रहा था। मैं बस वहाँ से निकलना चाहता था। सूरज निकलने से पहले वाली हल्की रोशनी में मैं कार पार्किंग की तरफ निकल पड़ा।
मैं भाग नहीं रहा था, बस तेज चल रहा था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता है ये सुनने में किसी डरावनी कहानी का घिसा पिटा हिस्सा लगता है, लेकिन ये सच है। मैंने जानबूझकर फैसला किया था कि मैं पीछे नहीं देखूंगा। मुझे पूरा यकीन था, अगर मैंने पीछे मुड़कर कुछ अपने पीछे चलते हुए देख लिया तो मैं वहीं गिर पड़ूंगा और शायद दोबारा उठ नहीं पाऊंगा। आखिरकार मुझे अपनी कार दिखाई दी। छोटे से पार्किंग एरिया में वो अकेली कार थी। जब मैं कार के पास गया तो देखा कार की छत पर एक बड़ा सा डेंट था। वो कोई छोटा मोटा निशान नहीं था। कार की छत का बीच वाला हिस्सा गहराई तक दबा हुआ था। ऐसा तभी हो सकता था जब कोई बेहद भारी चीज उस पर बैठी हो। छत पर जमी हल्की धूल के बीच कुछ निशान बने हुए थे। मैं उन्हें ध्यान से देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने देखा। वो पैरों के निशान जैसे लग रहे थे, लेकिन उनका आकार अजीब था। वो निशान बहुत लंबे और पतले थे। उंगलियां 7 या 8 रही होंगी। कार के बोनट पर ड्राइवर साइड में किसी सूखी काली चीज की लंबी लकीर भी थी, और मैं आज तक खुद को यही समझाता आया हूँ कि वो बस मिट्टी थी। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। मैं बिना कहीं रुके सीधे सर्विस स्टेशन तक गाड़ी चलाता रहा। सर्विस स्टेशन पहुंचकर भी करीब 20 मिनट तक मैं पार्किंग एरिया में इंजन चालू रखे बैठा रहा। फिर मैं कार से बाहर निकला और कॉफ़ी लेने चला गया। मैंने वो कॉफ़ी 4 घूंट में ख़त्म कर दी। घर लौटने के बाद मैंने डार्टमोर में मेरी कैंपिंग के दौरान किसी लापता इंसान की खबर ढूंढनी शुरू की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सालों में डार्टमोर में कई लोग गायब हुए हैं। लोग रास्ता भटक जाते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है। मैं बार बार उस बैग के बारे में सोचता, उस बात के बारे में कि उसके अंदर सब कुछ था, बस टेंट नहीं था। कोई भी इंसान सामान्य परिस्थितियों में अपना बैग यूं छोड़कर नहीं जाएगा। वो कंपास अभी भी मेरी रसोई की दराज में रखा था। मैंने कई बार सोचा कि उसे कहीं ऐसी जगह रख दूं जहां वो दिखाई ना दे। कभी कभी मैं उसे निकालकर बस देखता रहता हूँ। किसी ने वो कंपास खरीदा था, सालों तक उसे संभाल कर रखा था, उसे इस यात्रा पर लेकर आया था। आखिरकार मैंने तय किया कि उस कंपास को फेंक देना चाहिए। फिर एक रविवार सुबह मैं उसे लेकर नदी किनारे गया। मैंने बिना सोचे उसे पानी में फेंक दिया और वापस घर आ गया। उस रात मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा था, जैसे महीनों बाद पहली बार सीने से कोई बोझ हटा हो। फिर अगले दिन सुबह मैं रसोई में गया और वहीं जम गया। कंपास वापस दराज में रखा था। वो गीला था और उस पर काली मिट्टी लगी हुई थी। उसकी सुई उत्तर की तरफ नहीं घूम रही थी, वो धीरे धीरे मेरे बेडरूम की तरफ घूम रही थी। अब कभी कभी रात में मेरी नींद अचानक खुल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। फिर कुछ सेकंड तक पूरा घर शांत रहता है और उसके बाद मुझे अपने फ्लैट के बाहर हॉलवे में धीमे और भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। कदमों की वो आवाज़ मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक जाती है। कभी दस्तक नहीं होती, कभी हैंडल नहीं हिलता, और फिर बहुत धीरे से मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। दरवाजा खोलो।